नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर पे जो क्वेश्चंस आते हैं एमपीपीएससी में और व्यापम में, एसएससी या अदर जो भी कंपटीशन एग्जाम है, उस पर एक पार्ट मैं पहले बना चुका हूं और ये उसी का पार्ट 2 है। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनको ये बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के लेकर आते हैं उनका उद्देश्य केवल क्वेश्चंस को कराना नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन के नेचर को समझाना और उससे किस तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज एक वीडियो में अगर आप 20 क्वेश्चन देखते हैं तो लगभग हम 100 क्वेश्चन कराते हैं। प्लस इस तरह से कराते हैं कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी अप्रोच का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आपको वो बन जाएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए, बहुत स्वागत है आप सबका। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं, देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए रास्टर इमेज। इनमें से कौन सा रास्टर इमेज का उदाहरण नहीं है। पहला है ईपीएस, दूसरा है ईपीईजी, तीसरा है पीएनजी और चौथा है बीएमपी। तो आंसर जो है वो इस पे लगा ही दिया है हमने, ईपीएस। ये जो है वो रास्टर इमेज का जो है वो एग्जाम्पल नहीं है। अब पहले तो समझने की कोशिश करिए कि ये जो प्रश्न करा है इसका मतलब क्या है। देखिए, जो भी हमारे आसपास जो भी हम चीजें देखते हैं ना, इमेजेस जो भी देखते हैं, जो भी पोस्टर बैनर आप देखते हैं, उनको दो तरह से तैयार किया जाता है। एक तो हम मोबाइल से क्लिक करते हैं, तो मोबाइल से क्लिक करते समय अगर इमेज क्लिक होती है तो वो पिक्सल पर बनती है। तो कोई भी ऐसी इमेज जिसको पिक्सल पर तैयार किया जाता हो, है ना। अब आप सोचो कि पिक्सल पर बनेगी तो आप उसको जब जूम इन करोगे, यानी यहां पर अगर अपन यहां लिख दे रास्टर में, अब रास्टर में जो मेन चीज है वो क्या है, पिक्सल। यहाँ पर अब ये जो पिक्सल होगा, इसको आप अगर जूम इन करोगे और जूम आउट करोगे तो इसकी क्वालिटी, जूम इन और जूम आउट में इसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी। कभी भी आप आज एक कोई फोटो अपने मोबाइल से क्लिक कर लीजिए और उसको जब आप जूम करेंगे तो धीरे धीरे, थोड़ा जब बहुत ज्यादा जूम कर लेंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी देर में खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका ऐसे याद रखिएगा कि कोई भी हम ऐसी इमेज जिसको हम जूम करके देख रहे हो, जैसे सपोज आप जेपीईजी पे इमेज देखते हो, पीएनजी पे इमेज देखते हो, बीएमपी पे इमेज देखते हो, जीआईएफ जो इमेज होती है, जो आपको देखा होगा मूवेबल मतलब फॉर्मेट में होती हैं, जैसे नौ दुर्गा के समय या गणेश जी के समय आपको एक आध क्लिप आ जाती है ऐसी, एकदम से उसमें से ओम लिखा हुआ आता है और वो चलता हुआ दिखता है। वो सब जो है वो जीआईएफ इमेज होती है। ये सब इमेज जो हैं वो सब रास्टर इमेज का एग्जाम्पल है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें जूम करोगे ये इमेज ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। तो हम कोई भी बड़ा पोस्टर तो इस पर डिजाइन कर ही नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे, उसके लिए हम अगर इस तकनीक का इस्तेमाल करें तो हम नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तब हम क्या करें, तब हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर ग्राफिक टेक्नोलॉजी का। यानी इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर, जैसे आपने कोई होर्डिंग देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग पे फोटो लगे होते हैं, वो होर्डिंग की फोटो कैसे बनाई जाती है, वो वेक्टर सिस्टम पर बनाई जाती है। वेक्टर में पिक्सल का कोई लॉजिक नहीं होता, सीधा अगर कहा जाए उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर आप उसको जूम कर रहे हो या जूम आउट कर रहे हो तब भी उसका कोई फॉन्ट ना फटे। जैसे अगर कहा जाए कि कोई इमेज को आपने तैयार करा और पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो पीडीएफ उसका जो फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म है। आपने देखा होगा पीडीएफ को जब आप जूम करते हो तो आपके फॉन्ट ऐसे तो खराब तो नहीं होते यहाँ पर। या अगर मान के चलिए हम कोई क्लिप आर्ट पर कोई काम करते हैं, एक और वो होता है जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका भी जो है वो, अगर कहा जाए कि पिक्चर ब्लर नहीं होगी, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, तो ये सब कहलाते हैं वेक्टर इमेज, है ना। जैसे पीडीएफ हुआ, क्लिप आर्ट हुआ, एसपीजी इमेज जो होती हैं, ईपीएस इमेज जो होती हैं, ये सब आपके वेक्टर फॉर्म में इमेज आती है। मतलब आज अपने को बेसिक अगर कहा जाए, एक सिंपल सी लाइन में अगर कोई कहे याद रखने का, तो हम उसको ऐसे याद रखेंगे। हर वो इमेज, सरल आपके कॉमन वे के लिए, हर वो इमेज जिसको जूम करने पर उसका मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो गई हो, वो समझना है कि वो सब रास्टर इमेज। ठीक है। वो इमेज जिसको कोई असर ही नहीं होता हो, तो जब भी अपन अगर कहा जाए कि पीडीएफ देख रहे हैं तो यार ये तो जो है वो कुछ इसको नुकसान नहीं हो रहा। और इनको जो वेक्टर जो इमेज होती है ना, उनको नॉर्मली हम जैसे फोटो क्लिक करें उससे नहीं बनते, उसको बनाने के लिए हमको कई ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें मार्केट में एक सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसपे पूरे अगर कहा जाए फ्लैक्स बैनर आदि जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, उसको बोला जाता है सीडीआर यानी कोरल ड्रॉ। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत आएगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर में ये चीज आती है। उसको, उस सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ नाम का जो है वो अगर कहा जाए सॉफ्टवेयर,
दूसरा, इस प्रश्न में एक और चीज याद रखिएगा कि रस्टर और वेक्टर में जो इमेज के नाम मैंने बोले हैं, इनके फुल फॉर्म, जैसे पीडीएफ, तो आपको पता होना चाहिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को पीडीएफ के नाम से जो है वो जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या जो एसवीजी फॉर्मेट भी होता है, एसवीजी फॉर्मेट भी होता है, उसको बोलते हैं स्केबल, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट। तो ऐसे अगर हम याद कर लें, एआई फॉर्मेट है, एसपीजी फॉर्मेट है, ईपीएस फॉर्मेट है, क्लिप आर्ट है, ये सब वेक्टर में हो गए। और बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके मोबाइल में जितनी इमेजेस सेव हैं आज से, वो सब जो है वो अगर कहा जाए रजिस्टर के अंदर होगी। बस इतना अपने को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है डायनेमिक रैम मुख्यतः निम्न में से किस पर डिजाइन की जाती है। ठीक है, डी रैम कहा जाता है इसको, मेनली डिजाइन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, एमओएस कैपेसिटर, सीएमओएस, डीएलएल फाइल और फ्लिप फ्लॉप सर्किट। तो पहले तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है एमओएस कैपेसिटर के ऊपर इसको डिजाइन किया जाता है। समझिए, देखिए रैम अपने आप में, इतना हमको मालूम है कि रैम अपने आप में एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, कोई पूछेगा कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल, इसका मतलब क्या है, ये अस्थाई मेमोरी है, यानी ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब है कि जब भी पावर सप्लाई मिल रही है तब तक ये काम कर रही है, पावर सप्लाई हटी और ये इसका खेल खत्म। तो नॉर्मली जो रैम हम इस्तेमाल करते हैं, वो मार्केट में आजकल दो तरह की रैम हम यूज करते हैं। एक होती है स्टैटिक, जिसको एस रैम कहा जाता है, और एक होती है डायनेमिक, जिसको डी रैम कहा जाता है। अभी वर्तमान में मार्केट में ज्यादातर जितनी भी रैम आ रही है, आपके मोबाइल में भी रैम यूज होती है, आपके कंप्यूटर में भी रैम यूज होती है, दोनों में, वो पूरी रैम जो है वो डायनेमिक रैम, ज्यादातर डायनेमिक रैम जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और डायनेमिक रैमों को बनाने के लिए हम एमओएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एमओएस का बेसिक मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कोई पूछे एमओएस का फुल फॉर्म, ये भी बहुत कॉमन है और एग्जाम में तो पूछा जा चुका है, व्यापम जैसे एग्जाम में, है ना। इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप समझते होगे ना, सेमीकंडक्टर जितना कंप्यूटर सब तो सेमीकंडक्टर से बना है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इसके से तैयार होते हैं कैपेसिटर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बेस्ड जो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी है, उस पर हम बनाते हैं डी रैम को, यानी डायनेमिक रैम को। ये आज से आप याद रखिएगा। इसी का छोटा भाई जो है वो उसको आम आम भाषा में कहते हैं, ठीक है, आपका एस रैम। एस रैम जो है बनती है, वो बनती है आपके फ्लिप फ्लॉप सर्किट के ऊपर। यानी अगर यहां पर स्टैटिक रैम आता एस रैम, तो एस रैम को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे फ्लिप फ्लॉप सर्किट। एक याद रखिएगा, एक दो तरह के हो गए, एक हो गया फ्लिप फ्लॉप सर्किट और एक हो गया आपका जो है वो मॉस। ठीक है, बाकी एक और, जो कि इतने सब जो वर्ड दिख रहे हैं, तो डीएलएल तो कंप्यूटर की फाइल होती है, वो तो एग्जाम में जो है वो आएगा नहीं। बट इसमें एक चीज और कोविड के समय से याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक डाटा होता है आपका, जैसे आपकी डेट है, टाइम है, उसको रिकॉर्ड रखने के लिए एक छोटी सी बैटरी लगी होती है हर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं सिमोस। कभी भी आज इंटरनेट पर जाइएगा, छोटी सी, जैसे आपने घरों में बच्चों के खिलौने में देखी होगी ना वो बैटरियां, वैसी। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सिमोस। ये अपने आप में एक बैटरी है जो सिस्टम को बुनियादी छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि करंट जो है प्रोवाइड कर रही है, ऐसे याद रख लो। इसको निकाल दोगे तो सब वो डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा उतना। तो बहुत लाइव होती है इसकी, 3-4 साल चलती है ये। अभी कोविड में ऑफिसों में 2-2 ढाई-ढाई साल कंप्यूटर बंद पड़े रहे, एक एक साल, तो वो चालू ज नहीं हुए। तो पता चला कि क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा यार ये सिमॉस खराब हो गई, तो और दुकान वालों ने ऐसे ही पैसे ज्यादा वसूल लिए, जबकि ये वो 20-30 रुपए से ज्यादा की आती नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कोई पूछेगा तो टेक्निकली ये अपने आप में एक बहुत छोटी सी बैटरी की भूमिका अदा करता है कंप्यूटर के अंदर। ये भी एक प्रश्न जो है वो बेसिक अपने को पता होना चाहिए। अगले के ऊपर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रश्न क्यों आएगा, क्योंकि इंटरनेट से बेसिक जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी आपको पता होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इंटरनेट की टर्मिन। तो आप क्या करिए, टॉप 10 वेब ब्राउजर की एक लिस्ट बना लीजिए। देखो डक डक गो ये एमपीपीएससी में आ चुका है, ईडीजी जो है वो ये भी आ चुका है। ठीक है, ईपीआईसी ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ये जो है ये क्यू क्यू ये चाइनीज कंपनी है और मैसेजिंग कंपनी। जैसे हम व्हाट्सअप का यूज करते हैं ना, व्हाट्सअप का यूज कर रहे हैं, ट्विटर का यूज कर रहे हैं, वैसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए क्यू क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि भैया जो है क्यू क्यू क्या है मैसेजिंग के लिए।
तो अब अगर हम देखें इस समय, देखो दो तरह के वेब ब्राउजर चल रहे, एक तो इनबिल्ट, जैसे आप अगर कोई एप्पल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपने देखा होगा एक वेब ब्राउजर आता है, उसको बोलते हैं सफारी, ये एप्पल की खासियत है। तो ऐसे कंपनी बेस तो आप तैयार कर लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हो तो EDGE माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ पर अगर कहा जाए ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। या गूगल को आप इंस्टॉल करते हो तो गूगल का बहुत कॉमन वेब ब्राउजर है जिसको अपन बोलते हैं गूगल क्रोम। मोजिला को करते हो तो वो है आपका फायरफॉक्स। यहाँ पर ये सब बहुत कॉमन वेब ब्राउजर हैं जो चल रहे हैं। तो ये वाले तो मुझे लगता है कि एग्जाम वाला नहीं पूछता ज्यादा, उसके कारण है कि उसको लगता है कि यार ये बच्चे को जो है वो आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ वेब ब्राउजर ऐसे हैं जो चर्चा में है। जैसे अगर कहा जाए कि क्रोमियम है, ये अब ये भी एक जो है वो अगर कहा जाए वेब ब्राउजर है। अब ये वाला हम ज्यादा यूज नहीं करते तो हमारा दिमाग नहीं चलता। या अगर कहा जाए EPIC, ये भी एक बहुत फेमस वेब ब्राउजर है, यानी टॉप 10 जो वेब ब्राउजर है उसमें ये भी आता है। ठीक है, या विवाल्डी जो है वो अगर कहा जाए, ये भी आप कभी देखेंगे तो टॉप 10 जो वेब ब्राउजर होते हैं उसके अंदर इसको भी जो है वो जगह जो है वो दी जाती है। तो इस तरह से हमें, या ब्रेव ले लो, एक ब्रेव भी बहुत फेमस है। ये जो वेब ब्राउजर है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे वेब ब्राउजर जैसे टॉप 10 टॉप 20 लिखे तो उनमें उन सबको याद करने की क्या जरूरत है जो रोजमर्रा की जिनकी, ओपेरा हुआ, ठीक है, यूसी वेब ब्राउजर हुआ, सफारी हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का अगर कहा जाए EDGE हुआ, क्रोम हुआ, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। ये तो आएगा ही नहीं ना, ये क्यों पूछेगा, वो आपसे वो पूछेगा कि यार जो है वो EPIC क्या है, क्रोमियम क्या है, डक डक गो क्या है, ऐसे वेब ब्राउजर पूछेगा। तो ये सब फेमस वेब ब्राउजर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है, ये इंस्टेंट नेटवर्क, मतलब अगर कहा जाए मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट है। तो बस इतना अपने को याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं। अगला है सबसे बड़ी नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकीपीडिया में विकी शब्द का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विकी इन द लार्जेस्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकीपीडिया। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, पहले तो मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है वो है क्विक। ठीक है, अब ये लिया क्यों ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअल ये प्रश्न इसीलिए लिया गया है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उनके छोटे छोटे मीनिंग, जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आप ब्लॉग लिखते हो, तो ब्लॉग का क्या मतलब हुआ, वेव प्लस लॉग। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लॉग का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो आपने कहा अच्छा ब्लॉग का मतलब जो है वो वेव प्लस लॉग होता है। तो ऐसे ही अगर हम आज कोई भी चीज कहीं भी ढूंढना चाहते हैं तो हमारे लिए जो सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है विकीपीडिया। हम जाते हैं विकीपीडिया के ऊपर और विकीपीडिया से जो है वो इसको जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। और विकीपीडिया आज से नहीं, बहुत मतलब आप सोचो 2001 में विकीपीडिया को जो है वो शुरू किया गया, तब से विकीपीडिया जो है वो उपयोग में आ रही है यहाँ। तो अब अगर हमें ये पता, मतलब आज आप अपने आप से प्रश्न करिए कि हम में से कितने लोगों को पता है, हजारों बार हमने विकीपीडिया यूज किया, पर हमें कितनों को पता है कि जो विकी जो है उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, विकीपीडिया को इंसाइक्लोपीडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें सूचनाएं बिल्कुल अनंत सूचनाएं इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। तो हम इंसाइक्लोपीडिया तो एक वर्ड होता है कॉमन, जैसे एक डिक्शनरी होती है, उसको भी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसी व्यक्ति को अगर किसी विषय में बड़ा बेहतर ज्ञान है तो हम कहते हैं यार ये तो अपने आप में इस चीज का इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार इसको तो मतलब क्या चीजें नहीं पता, तो इन्होंने कहा अरे यार ये तो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम करेगा। बट क्या हमने विकीपीडिया पर दो तीन चीजें ध्यान दी कि विकीपीडिया को जो है वो कब शुरू किया गया, यानी 2001 में। किसके द्वारा विकीपीडिया को शुरू किया गया, विकीपीडिया में जो विकी जो वर्ड है अगर कहा जाए उस शब्द का मतलब जो है वो क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, हमारे आसपास ही सब कुछ है, बट क्या होता है कि हम उसको समझने नहीं चाहते। जब नहीं समझना चाहते तो उसका नुकसान एग्जाम में होता है हमको फिर। हाँ, एग्जाम में देखने के बाद जो है वो ये आता है कि हाँ यार बस ये प्रॉब्लम जो है वो फेस हो गई, इससे ये क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको अगर आ जाए तो आप इसको आंसर जो है वो लगा सकते हो, या कुछ भी जो भी अब प्रश्न बनेगा वो देखने वाली बात है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पेज फॉर्मेट है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाएगा। नॉर्मली जब हम, पहले तो मैं बता दूं कि पेज फॉर्मेट उल्टे चलते हैं, यानी A0 सबसे बड़ा पेज फॉर्मेट है। नॉर्मली जब हम किसी कॉपी को देखते हैं, या आप जिस कॉपी पे अभी इस आर्टिकल को नोट कर रहे हो, वो जो पेज होता है वो होता है A4, यानी इस फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हैं, A4। तो अपन बोलते हैं ना फोटो कॉपी वाले भैया A4 पेज पे निकाल दो,
तो A4 से फिर जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं और A4 से छोटे भी होना शुरू होते हैं, मतलब पेज फॉर्मेट में आपको A4 से छोटे भी पेज मिलेंगे। जैसे बहुत ही छोटा पोस्ट कार्ड जैसा जो साइज होता है तो उसको अपन बोलते हैं A7, तो A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, इस तरह से हम आसानी से जो पेपर के साइज होते हैं उनको चेक करते हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको पूछा जाएगा। पहला तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा साइज क्या होता है, तो ये आंसर होगा यहाँ पर। दूसरा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो पेपर इस्तेमाल करते हैं वो A4 साइज का जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो A4 कितने बाई कितने का होता है। तो एक स्टैंडर्ड A4 जो पेपर होता है वो 210 बाई 297 mm का होता है, यानी एक, ये भी आपसे मतलब आपको याद रखना 210 इंटू 297 mm। एक स्टैंडर्ड अगर कहा जाए, ए जो है वो आप इसको मिलीमीटर में निकालते हैं, ये बेसिक स्टैंडर्ड अगर कहा जाए पेपर के रूप में इसको देखा जाता है। और फिर इसके बाद अलग अलग जो है वो अगर कहा जाए पेज होते हैं। एक पेपर इससे थोड़ा सा लंबा होता है नीचे तक बढ़ा हुआ, ठीक है, उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लीगल फॉर्मेट। देखा होगा ना, कोई भी रजिस्ट्री होती है या कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो एक हल्का लाइट ग्रीन कलर का जो है वो पेज इस्तेमाल होता है, उसको अपन जो है वो लीगल फॉर्मेट बोलते हैं ना। कि यार लीगल वाले जो है अगर कहा जाए कि या वो कहा जाए कि भैया वो दुकान पे जाके कहते हैं हरे रंग के पेज के ऊपर निकाल दो, ऐसे कम से कम हमको ये पता होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं, कम से कम आप A0 से A1, A2, A3, A4 से A7 तक तो याद रखो, पहला। दूसरा, कम से कम आप A4 फॉर्मेट जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हो उस A4 फॉर्मेट का साइज भी आप याद रखो, क्योंकि उसमें जो है ये वाला जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको पूछेगा, तो 210 टू 297 mm साइज के पेपर को जो है वो क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि साहब ये A4 साइज के नाम से जो है वो इसको जो है वो जाना जाता है। बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंट दोगे तो ये काम आएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक 5G हाई बैंड फ्रिक्वेंसी से संबंधित है ना। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर 1 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज टू 2.6 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज, 424 टू 40 गीगाहर्ट्ज। इसका आंसर ये, पहले तो देखिए ये पूरी फ्रिक्वेंसी 5G में यूज हो सकती हैं, पहले याद रखिए, ठीक है। मतलब ये कहना कि क्या इनमें से कोई 5G में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो नहीं, सभी फ्रिक्वेंसी 5G में हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन जब कोई 5G टेक्नोलॉजी, आपको मालूम होगा कि 5G जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है उसको क्या कहा गया है, जी के साथ NR यानी न्यू रेडियो, NR वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, न्यू रेडियो। ये एक बेसिक जो है वो 5G में आता है। जैसे जब 4G आया था ना तो LNT वर्ड बहुत आया था, ठीक है, सॉरी LNT निकल गया, LTE वर्ड बहुत कॉमन यूज हुआ था। ऐसे 5G को हम न्यू जो है वो रेडियो कहते हैं। अब ये जो 5G लाया गया मार्केट के अंदर, तो कंपनियों ने क्या करा, इसमें जो फ्रिक्वेंसी के बैंड थे वो दो तरह से यूज किए। एक जो है वो अगर कहा जाए नॉर्मली लो फ्रिक्वेंसी बैंड, और दूसरा जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। मतलब कोई पूछेगा कि कितने तरह से फ्रिक्वेंसी बैंड बनाए गए, तो दो तरह से फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए स्पेक्ट्रम बनाए गए, लो और हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये जो 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का जितना भी फ्रिक्वेंसी बैंड आ रहा है ये सब हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में आएगा। इसमें जो भी हम फ्रिक्वेंसी अगर किसी को लाइसेंस दे रहे हैं, और सपोज उसने 26 गीगाहर्ट्ज का उसको लाइसेंस मिला, 28 का मिला, 30 का मिला, तो आप ये बोलोगे कि ये हाई फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें एग्जैक्टली दो तरह की फ्रिक्वेंसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक होती है लो फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज 1, ये 6 गीगाहर्ट्ज से कम की होती है, ठीक है। यानी इसमें पूरी जो है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बिलो 6 गीगाहर्ट्ज, यहां लिख दे रहा हूं, बिलो 6 गीगाहर्ट्ज या 6 गीगाहर्ट्ज से कम, जैसे ये वाला और ये वाला। दूसरा होता है हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो अब 6 के आगे नहीं में चले जाएंगे, 7 8 9, 6 7 8 9। हाई फ्रिक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज 2, ये जो होती है वो 24 गीगाहर्ट्ज से होती है 54 गीगाहर्ट्ज, यानी 24 से 54 गीगाहर्ट्ज के बीच, ये दो पैटर्न होते हैं। और अभी आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने भी जो 5G लाइसेंस अलॉट किए, तो उन्होंने तीन जो है वो सेगमेंट में 5G लाइसेंस अलॉट किए, तीन। ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत में तीन, उन्होंने, भारत सरकार ने जो किया वो समझ लेना इंडिया, ठीक है। तो इंडियन GOV, उन्होंने एक लाइसेंस अलॉट किया लो,
तो लो फ्रिक्वेंसी में उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए 600 मेगाहर्ट्ज से 23 मेगाहर्ट्ज तक जो है वो बैंड दी, 600 मेगाहर्ट्ज टू 2300 मेगाहर्ट्ज तक। फिर उसके बाद उन्होंने मिड सेगमेंट जारी किया, तो मिड वाला जो था उसमें उन्होंने डाला 3300 मेगाहर्ट्ज का, यानी मोटा मोटा मानो 3.3 गीगाहर्ट्ज है ना, 1000 मेगाहर्ट्ज मतलब 1 गीगाहर्ट्ज ऐसे मानो। और तीसरा उन्होंने हाई किया, तो हाई में हमने जो फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया भारत में अभी जो आपके मोबाइल में 5G चलेगा वो 26 गीगाहर्ट्ज का हमने बैंड अलॉट किया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आना ही है, क्योंकि अब देश में 5G टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्निकल हिस्सों में दो है, एक है लो एक है हाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 3 तरह के बैंड उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लो मिड और हाई। ठीक है, ये अभी बिल्कुल इसी साल, ये अभी कोई पूछेगा कब का है, तो ये अभी 2022 में ही जो है वो सरकार ने अप्रूव किए हैं ऑक्शन 5G के, तो कोई पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो उसमें। ठीक है, अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला जो है वो अगर कहा जाए प्रिंटर में उपयोग किए जाने वाले CMY के कलर में के शब्द का प्रयोग किस कलर के लिए किया जाता है। अब हमेशा याद रखिए, जब हम नॉर्मली जिंदगी में कलर यूज करते हैं नॉर्मल जिंदगी में, तो हम उसमें प्राइमरी कलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी लाल हरा नीला। आप अपने मोबाइल के ऊपर कुछ मत करिए, अभी आपका जो मोबाइल है उसको लीजिए, उस पर एक छोटी सी जो है कोई भी मतलब उसको चालू कर लीजिए, उसके ऊपर छोटी सी पानी की बूंद रखिए, बहुत ध्यान से उसको देखोगे तो उसके अंदर 3 कलर दिखेंगे आपको, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइमरी कलर पे डिजाइन है, यानी ठीक है, एक दिखेगा रेड, एक दिखेगा ग्रीन, एक दिखेगा ब्लू। इनको हम लाल हरे नीले को हम बोलते हैं प्राथमिक कलर। लेकिन कंप्यूटर को जब प्रिंटर का उपयोग किया जाता है तो उसमें जनरली जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती, उसमें CMY के कलर इस्तेमाल होते हैं। सी जो मतलब CM जो 4 कलर इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो नीला जैसा पिकॉक ब्लू जैसा कलर होता है उसको क्यान कहते हैं। ठीक है, जो पिंक जैसा कलर होता है ना, गुलाबी जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं, उसको मेजेंटा कलर कहा जाता है, मेजेंटा। वाई तो फिर आपको पता ही है, येलो के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो वाई तो ये येलो हो गया। और के जो वर्ड होता है वो ब्लैक के लिए होता है। तो जितने इंकजेट प्रिंटर होते हैं, अभी आप देखिएगा कलर प्रिंटर आज मार्केट में ज्यादातर इंकजेट बहुत ज्यादा है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। उनमें जो कलर के लिए इंक डलती है तो उसकी जो कार्ट्रेज तैयार की जाती है उसमें 4 कलर के अलग अलग पैटर्न होते हैं, उनको मिलाकर ही वो प्रिंट तैयार करता है। तो उनको बोलते हैं CMY के कलर। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि आप फोटो जो खींचते हो, आपने फोटो खींची, उसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो रेड ब्लू ग्रीन है, और जब वो प्रिंटर से निकलती है तो उसमें कलर में थोड़ा सा आपको अंतर दिखता है, हल्का सा अंतर दिखता है। तो क्यों दिखता है उसका कारण आपको समझ पड़ गया कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अगर कहा जाए RGB से थोड़ी अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो RGB से थोड़ा सा अलग होता है, ये आपको याद रखना है। प्रिंटर में हीरो हैं ये कलर, जितनी भी प्रिंटिंग मशीन है उनमें यही कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी बड़ी प्रिंटिंग मशीन आपने अपने यहाँ देखी होंगी आज तक। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर। बफर मेमोरी रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और बैटरी रजिस्टर। तो पहले तो समझ लीजिएगा, बैटरी रजिस्टर नाम का कोई रजिस्टर होता ही नहीं। कि कोई पूछेगा कि क्या क्या बैटरी रजिस्टर नाम का कोई रजिस्टर होता है, तो आंसर रजिस्टर कुछ होता ही नहीं। एक्चुअल कंप्यूटर में रजिस्टर जो है वो सिंपल वे में अगर कहा जाए कि एक मेमोरी है, यानी अपने आप में कोई पूछेगा कि कोई कंप्यूटर के अंदर, तो रजिस्टर किसका हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, CPU का हिस्सा है पहले। इसको टेक्निकली जो है वो चूंकि CPU का हिस्सा है, इसीलिए इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोसेसर रजिस्टर। और प्रोसेसर रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर में वो मेमोरी का हिस्सा माना जाता है, यानी ये CPU में अपने आप में एक प्रकार की क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इसमें अलग अलग तरीके से जो रजिस्टर होते हैं, हर एक रजिस्टर का अलग अलग काम होता है। जब हर रजिस्टर का जो है वो अलग अलग काम होता है तो उसके कारण इनके नाम भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के। जैसे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, सपोज मान के चलिए एक रजिस्टर है जिसका काम, उसको PC रजिस्टर बोलते हैं, यानी उसको अपन बोलेंगे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। एक होता है इंस्ट्रक्शन देने वाला, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक मेमोरी एड्रेस का होता है, उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर को भी रजिस्टर बोलते हैं, पर लिखते नहीं है, बट एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी होता है। तो कोई पूछे, बहुत तरह के होते हैं, मतलब जो है एक तरह का नहीं होता, बहुत सारे तरह के जो है वो हम रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और होंगे सब
मेनली अगर कहा जाए मेमोरी। और टेक्निकली अगर कहा जाए कि इनका काम क्या है, टेक्निकली यानी रजिस्टर, तो जो सेंट्रल यूनिट होती है ना, उस तक सूचनाओं को ले जाकर आगे निकालना, ये रजिस्टर का काम है। और कितने रजिस्टर हम रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखना चाहिए हमको? एक हमको याद रखना चाहिए एड्रेस रजिस्टर, दूसरा हमको याद रखना चाहिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, तीसरा हमको याद रखना चाहिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और चौथा हमको याद रखना चाहिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये चार तो आपको बेसिक ही रजिस्टर पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। रोजमर्रा में अगर हम कोई पूछे तो उसमें इनका उपयोग तो बहुत ज्यादा है, इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला है, किसी प्रिंटर में प्रिंट क्वालिटी निम्न में से किस एक पर निर्भर करती है? पिक्सल पर इंचेस, डॉट पर इंचेस, फोटो साइज, पेपर पर मिनट, है ना। तो ध्यान से देखो, जब भी हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट की क्वालिटी निर्भर करती है डॉट पर इंचेस। जनरली ये इंकजेट प्रिंटर के लिए बहुत कॉमन वर्ड है। 1 इंच में, जैसे ये पेपर है, उसके 1 इंच साइज में कितनी जो बूंदें गिरेंगी, डॉट यानी यहां से जब गिरना शुरू होगा जो बूंदे, उसमें मतलब कलर का जो इंकजेट में क्या होता है, बूंदे कलर एक जो है वो गिरता है उसके ऊपर, कभी आप उसका एनिमेशन देखोगे तो पता चलेगा। तो पर इंच में कितना मटेरियल आप यूज कर रहे हो, डॉट कितने हैं वहां पर, अगर कहा जाए 1 इंच में, जितने ज्यादा होंगे निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी होगी। तो अगर हम प्रिंट क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो डीपीआई उसका क्या कर दें, हम बढ़ा दें। प्रिंट क्वालिटी को वीक रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, तो डीपीआई को हम कम कर दें। और ये याद रखिएगा, ये जनरली जो डीपीआई शब्द है, डॉट पर इंच यानी 1 इंच में कितने डॉट होंगे, ये इस्तेमाल होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो पेपर को सीधे नहीं छूते, जिनमें हेड, जैसे प्रिंटर में अपन प्रिंट करते हैं ना, तो जो प्रिंट करने वाली जो मशीन का जो भाग होता है ना, उसको हेड बोलते हैं। अब ये अगर पेपर से सीधे चिपक कर चले, ठीक है, या पेपर के सीधे संपर्क में आ जाए, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जो पहले होते थे, जैसे टाइपराइटर कह लो, ठीक है, डेजी व्हील कह लो, ठीक है, ये सब जो है वो अगर कहा जाए ड्रम प्रिंटर जो पहले हुआ करते थे, वो सब जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे। अब आ गए नॉन इम्पैक्ट, जैसे थर्मल प्रिंटर है, या आपका लेजर प्रिंटर है, और इंक जेट प्रिंटर। ये तीन तो आपको याद ही रखना है नॉन इम्पैक्ट में, कोई पूछे बाकी भूल जाओ तो चल जाएगा। इंक जेट, जितनी आपने फोटो आज तक खिंचवा के लाए हो, जो प्रिंट निकलवाए, वो ज्यादातर इंक जेट पे निकली। लेजर प्रिंटर, जितनी फोटो कॉपी की मशीन आपने अपनी जिंदगी में देखी होंगी, उनमें सब में लेजर प्रिंटर ही चल रहा है। और थर्मल प्रिंटर, जितने आपने किसी रेस्टोरेंट में बिल निकलते हुए देखे होंगे, वो पीओएस मशीन होती है ना, जिसमें वो आपका एटीएम कार्ड जो है वो स्वैप करता है, वो एटीएम कार्ड में से जो पर्ची निकलती, किसी बस में बैठते समय उसमें से जो पर्ची निकलती, वो सब थर्मल प्रिंटर होते हैं। वो सबसे कॉम्पैक्ट छोटे प्रिंटर होते हैं। ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें भी, नॉन इम्पैक्ट में भी, प्रिंट क्वालिटी में जो है डीपीआई जो है वो इस्तेमाल होगा ज्यादातर इंकजेट में। दूसरा कि ये तो हो गया, यानी इसका सीधे प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं। इसका है कि आपने जो सेट करी क्वालिटी, उसमें जब आप प्रिंट देने का ऑप्शन करोगे, तो उसमें आपने क्या क्वालिटी के ऊपर, सेटिंग के ऊपर उसको सेट किया, उसके ऊपर। अब आपका जो प्रिंटर है वो, अब हमें देखना है कि प्रिंटर की क्वालिटी किस पर निर्भर करेगी। तो प्रिंटर की क्वालिटी टेक्निकली निर्भर करती है उसकी रफ्तार के ऊपर। अब कोई भी प्रिंटर है, वो 1 मिनट में कितने प्रिंट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करेगा उसकी प्रिंट क्वालिटी। याद से याद रखिएगा भाई, 1 मिनट के अंदर वो कितने प्रिंट करेगा, उसके ऊपर उसकी प्रिंट क्वालिटी, प्रिंटर की रफ्तार। तो कोई भी प्रिंटर की रफ्तार यानी स्पीड, और प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी कोई पूछे तो पेपर पर मिनट में निकलती है, इसको बोलते हैं पीपीएम। तो एक हो गया प्रिंट से, प्रिंट मतलब चित्र देसी भाषा में कहें, और एक हो गया प्रिंटर से। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आपकी गाड़ी कितना तेज चलती है, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो वो हो गया आपका प्रिंटर यानी पेपर पर मिनट। और आपकी गाड़ी में जो कितना पेट्रोल पीती है, मतलब 1 किलोमीटर में कितना कितना पेट्रोल पिएगी, वो हो गया आपका डॉट पर इंचेस। तो आप डॉट पर इंचेस बढ़ाओगे तो पेट्रोल ज्यादा पिएगी, मतलब सीधी सी बात है, क्वालिटी बढ़ाओगे तो इंक ज्यादा लगेगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो कॉस्ट भी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए वो फोटोकॉपी वाले होते हैं ना, वो डीपीआई वगैरह, जब इंक जेट पर आप कुछ निकलवाते हो, खासकर इंक जेट पर कलर, तो डीपीआई वगैरह कम कर देते हैं, इसलिए वो साफ नहीं आती। तो उनको कहना भाई हाई डीपीआई पे निकालो उसको, ठीक है। चलिए अगले के ऊपर आते, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। एक सेकंड। अगला है, ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग इनमें से किस तरह के प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है, मतलब किस पर प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है? माइक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। हमेशा याद रखिएगा, जब हम कहीं कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपने देखा होगा एक 6-8 जो है वो अगर कहा जाए पेज की अपन एक स्लाइड बनाते हैं। वो जो स्लाइड बनाते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और वो कहलाता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये बहुत कॉमन टूल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड मेकिंग का, बहुत ही कॉमन। कि भैया अपने को किसी ने कहा कि अरे आप एक काम करिए, कल आ जाइएगा और एक प्रेजेंटेशन बना लाइएगा 5-6 स्लाइड का, मतलब ऐसे देखा होगा ना, वो ऐसे बटन दबाते हैं तो ऐसे स्लाइड चलती हैं। तो वो कहे हाँ साहब मैं ले आऊंगा एक जो है वो प्रेजेंटेशन बनाकर। तो जब आप लेकर जाओगे तो उसके लिए जो है वो पावर पॉइंट पे ना, वर्ड के ऊपर आपको ऐसी स्लाइड नहीं बनेगी। वर्ड पे तो आप जो है वो सीधा टाइपिंग का काम करोगे, एक्सेल के ऊपर जो है वो भी यही सब काम करोगे। पावर पॉइंट खोलो आप, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। फिर पावर पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो एक फाइल बनाओ, उसको बोलते हैं टेम्पलेट बनाना, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट फाइल बनाना। और फिर जो है वो अगर कहा जाए टेम्पलेट बनाकर उसको स्टोर कर लो, तो वो पूरी प्रक्रिया कहलाती है ऑटो कंटेंट विजार्ड। और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक बहुत ही ज्यादा चर्चित जो है वो टूल माना जाता है। और ये क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि आपको आना ही है। उसके पीछे का तर्क मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक ऑफिस से संबंधित है। तो जितने एग्जाम अभी व्यापम के, पीएससी के हैं, तो उसमें कोई पूछेगा कि भैया मुझे 8 से 12 स्लाइड का एक स्टैंडर्ड जो स्लाइड बनाएंगे, 8 से 12 स्लाइड का अगर हमको एक मतलब एक प्रेजेंटेशन देना है, तो किस टूल का इस्तेमाल करें, तो आप कहोगे कि ऑटो कंटेंट विजार्ड टूल का आप इस्तेमाल कीजिए और इससे जो है वो बनाइए, कोई इशू नहीं है उसमें। तो उससे आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला जो है वो अगर कहा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। यानी ये जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ। तो फर्स्ट है उबंटू, दूसरा है के आई ओ एस, तीसरा है फ्री बी एस डी और चौथा है डायबेन। 4 दिख रहे हैं। तो पहले तो याद रखिएगा ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मोबाइल के लिए, ठीक है। अब मोबाइल के लिए कैसे है, तो आपने वो छोटे वाले मोबाइल देखे होंगे ना, वो जियो वाले मोबाइल टाइप के मोबाइल देखे होंगे। वो पहले जो आपके घर में आता था ना, जिसमें कीबोर्ड पैड लगा हुआ होता था, उस मोबाइल को अगर आप ध्यान से देखोगे, कीपैड वाले जो भी मोबाइल आपने देखे होंगे, या जियो का वो जो मोबाइल आता था पहले, 500 रुपए का एक मोबाइल निकाला था ना जियो कंपनी ने, वो पूरे जो मोबाइल होते थे उनमें के ए आई ओ एस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था। और ये मोबाइल में खासकर जो छोटे मोबाइल है, अब तो देखो एंड्रॉइड पे ज्यादातर टच वाले तो सब एंड्रॉइड पे बन रहे हैं। तो बिना टच वाले अगर बनाना हो तो उसके लिए हम कैसे जो है वो इसको मतलब तैयार करेंगे। तो के आई ओ एस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये लाइनेक्स फैमिली का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसकी जो फैमिली है जिसके ऊपर ये डेवलप होगा वो होगा लाइनेक्स। तो एक तो अब इसमें प्रश्न को समझो, 2 तरह के ऑपरेटिंग जो है वो सिस्टम मार्केट के अंदर चलते हैं, ठीक है। मतलब जिसपे आपका पूरा सिस्टम जो है वो चलता है उसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मोबाइल का। तो आप कुछ मत करो, 2-4 तो मैं आपको इंपॉर्टेंट तो मैं आपको अभी बता ही दे रहा हूं। एक तरफ आप टाइप कर लो मोबाइल, ठीक है, यानी आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, और एक तरफ आप इस्तेमाल कर रहे हो कंप्यूटर। मोबाइल में जनरली एक सबसे पहले तो हमको पता है एंड्रॉइड तो बहुत कॉमन है, मतलब हम एंड्रॉइड को तो रोजमर्रा की जिंदगी में देख ही रहे। अगर कोई एप्पल का फोन इस्तेमाल करता है तो आईओएस का इस्तेमाल करेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फोन इस्तेमाल करता है तो उसमें जनरली माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं विंडोज। ये तो जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमें छोटे छोटे अगर कहा जाए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल हम अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे नोकिया के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज किया जाता था, भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल इसी पर बेस्ड थे, सिम्बेनिया। सबसे ज्यादा मोबाइल, अब तो खत्म ही हो गया बेचारा नोकिया का ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पहले आज भी वो टच वाले जो फोन ना छोड़कर वो कीपैड वाले जो फोन आते हैं छोटे छोटे, कई बार आपने देखा होगा, हमारे मेरे पापा के पास भी है जियो का एक फोन, उसमें जो है वो के आई जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे आप बाकी जो बहुत कॉमन है वो आप जो है वो छोड़ दो, ठीक है। जो अगर कहा जाए एक जो है वो हारमोनी भी है, वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, उसको अपन हारमोनी बोलते हैं ओएस।
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं कहाँ पर? मोबाइल। ठीक है, एक यानी आपने अलग से बनाना, क्योंकि क्या एग्जाम में पता नहीं आपको जो है मोबाइल का पूछ ले, अब अपने को पता ही नहीं है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर दूसरी तरफ आप कम से कम कुछ कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर में एक तो इस क्लास में ऑलमोस्ट जितनों ने अपनी जिंदगी में कंप्यूटर यूज किया उसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज तो यूज किया, तो एक तो अपन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडो तो अपन लिख ही लें कि विंडो है। दूसरा, विंडो के अलावा जो है वो है लाइनेक्स, ये सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम लोग यूज नहीं करते। एप्पल कंपनी का होगा तो उसमें मैक इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मैक ओएस के नाम से जो है वो जाना जाता है ये। फिर इसके अलावा एक होता है यूनिक्स, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, ठीक है, मैक ओएस, यूनिक्स जो है वो उबंटू, यहाँ पर ये सब जो है वो कंप्यूटर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे कंप्यूटर चल रहा है। तो दो तरह से हम चीजों को चला रहे हैं, एक मोबाइल पे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, और एक जो है वो अगर कहा जाए कंप्यूटर में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे कभी कोई पूछ ले तो आपको ये आंसर जो है वो पता होना चाहिए कि क्या जो है वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा इनमें से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल सेवा में जो है वो नहीं किया जाता? किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल, है ना, यूपीडी, एसएमटीपी, पीओपी और आईएमपीए, कौन सी जो है वो अगर कहा जाए यूज नहीं किया जाता, तो आंसर जो है वो है यूडीपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो, कोई भी मेल आपने देखा होगा, मेल के अंदर @ से अपन मेल को पहचानते हैं, यानी किसी को मेल करोगे तो कुछ हो ना हो उसमें ये तो जो है वो इस्तेमाल होगा। जब हम मेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम। बेसिक सी बात है, अगर यार मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ या आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन उठाया कुछ भी बोल रहा हूँ मैं अपना, तो आप कहोगे यार ये तो कुछ भी है, तो नियम बना दिया यार, ये शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, इस तरह की चीज नहीं भेज सकते, ऐसे ही रूल से भेजो, ये सब प्रोटोकॉल। तो जब हम किसी को मेल करते हैं तो सबसे पहला प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी एक तो अपने को पता होना चाहिए कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको पीओपी प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब मान के चलो मेल में आप कह रहे हो कि यार मैं कोई फाइल अटैच करना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि साहब मैं एक पीडीएफ फाइल आपको जो है वो भेज रहा हूं, तो उसमें आप एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करोगे। यहाँ एक अलग जो है वो अगर कहा जाए, जैसे अपने मेल पर अटैच कर देते ना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अगर जो है वो अटैच कर दिए, तो उसको एफटीपी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से हम जब चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह के प्रोटोकॉल उसमें यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जो है प्रोटोकॉल से इसका जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आइडियल केसेस में जब भी कोई व्यक्ति किसी को मेल करता है या मेल भेजता है तो उसमें वो 3 प्रोटोकॉल को क्रमबद्ध तरीके से सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। एक एसएमटीपी का इस्तेमाल करता है, दूसरा जो है वो पीओपी प्रोटोकॉल का जो है वो इस्तेमाल करता है, तीसरा आईएमपीए के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखो, आईएमपीए भी बहुत जो है वो कॉमन प्रोटोकॉल है, और खाली ऐसा नहीं कि मेल में ही यूज हो रहा, और भी चीजों में आईएमपीए का इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि उसके वर्ड में जो आईएमपीए में एम है वो मैसेज के लिए, इसीलिए उसको मेल से ज्यादा जोड़ कर देखा था, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कोई पूछे आईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट जो है वो मैसेज, ठीक है, एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो आईएमपी, मतलब इसको आईएमएपी लिख लो तो ज्यादा अच्छा, आईएमपीए को ऐसे पढ़ा जाए तो ज्यादा, क्योंकि पी मेरे मुंह से भी आईएमपीए निकल गया, आईएमएपी पढ़ो तो ज्यादा है। ठीक है, इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा गलत लिखा गया, वो एकदम बोलने में दिखता है ऐसा है तो वो बोलने में भी आता है, जब उसको फुल फॉर्म मैंने दिमाग में लगाया तो मुझे एकदम याद आया, उसमें हो जाती है कई बार गड़बड़ी। चलिए, तो बुनियादी रूप से कुछ नहीं करना है, 10-12 इंटरनेट यूज करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपको पता होना चाहिए। अभी वर्जन 6 भारत में इस्तेमाल हो रहा है, अभी आया था पीएससी में क्वेश्चन वर्जन 6 का, V6 बोलते हैं। ठीक है, एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऐसे एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर लो प्रोटोकॉल की। तो एक आध क्वेश्चन प्रोटोकॉल का जो है वो बनता ही है, कुछ ना कुछ आपको जो है वो यूज हो गए।
अब कंप्यूटर में प्रयुक्त स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस बोलते हैं, में किस फ्रिक्वेंसी के एसी करंट का उपयोग किया जाता है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे मदरबोर्ड में बहुत सारी डिवाइस होती है। हर डिवाइस को अलग जो है वो अगर कहा जाए वोल्टेज के जो है वो अगर कहा जाए की जरूरत होती है। किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 8 वोल्ट चाहिए, अलग अलग वोल्टेज। तो एक पूरा बॉक्स लगा होता है। कभी कंप्यूटर में देखिए पीछे जहां आपके पास सीपीयू होगा उसमें एक पंखा लगा होगा पीछे, वो पूरा जो डब्बा लगा हुआ है वो एसएमपीसी, ठीक है, एसएमपीएस है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसमें किस फ्रिक्वेंसी का, तो जिनको ना मालूम हो वो ऐसे भी याद रखिएगा। भारत और पूरी दुनिया में जहां भी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, वहां जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अल्टरनेट करंट, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज की हो सकती है। या तो 50 हर्ट्ज की जो है वो फ्रिक्वेंसी आप यूज कर रहे होगे, या 60 हर्ट्ज की। और जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस डिजाइन की जाती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे चल सके। आज क्लास के बाद अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक आर्टिकल उठा लेना, उसके पीछे एक पट्टी चिपकी होगी, उसमें लिखा होगा 50 टू 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, लिखा ही होगा उसमें। तो ये एक दो तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता है, तो किसी भी कंप्यूटर, किसी भी लैपटॉप में हम जो सप्लाई है उसमें अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई देने के लिए पूरा एक सर्किट डिजाइन करते हैं, अलग अलग वोल्टेज की। क्योंकि मैंने क्या बोला कि सबको अलग अलग वोल्टेज की जरूरत जो है वो पड़ती है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 12, अलग अलग वोल्टेज है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी चीज बिना वोल्टेज के तो चलेगा नहीं। ठीक है, जैसे आपने कहा रैम है तो उन्होंने कहा साहब 5 वोल्ट, आउटपुट है तो 5 वोल्ट। आपने कई बार देखा होगा ना, आप अपने कंप्यूटर से अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेते हो, तो मोबाइल चार्ज कैसे कर रहे हो? क्योंकि एसएमपीएस से ही वो 5 वोल्ट की जो है वो आउटपुट सप्लाई आपको मिल रही है, तब जाके कहीं आप चार्ज कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक प्रश्न ये भी आपको एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए, अगला जो है वो है सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितनी लेयर्स होती हैं? ठीक है, यानी हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टेक्निकली इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोले, OSI। यहाँ पर या ओपन लगाना, ऊपर ऊपर लग नहीं पाए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओपन सिस्टम, OSI। अब ये पहले तो समझ लीजिएगा कि कोई भी इंटरनेट सर्विस होगी, कोई भी जब भी आप इस्तेमाल करोगे इंटरनेट का, तो बिना OSI के इंटरनेट नहीं चलेगा। और OSI में एक के बाद एक जो है वो 7 लेयर होती है। ठीक है, मतलब टोटल अगर कोई पूछेगा कि जो लेयर्स होती है उनको कितनी लेयर मतलब हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो 7, नीचे से ऊपर तक होते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी 7 तो लेयर होती है। हर एक लेयर का अपना एक काम होता है। जैसे लेयर 1, इसको आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, ये मोस्ट से भी इसको आईएमपी क्वेश्चन मान लेना। हर एक लेयर धीरे धीरे करके आप 7 लेयर याद कर लीजिए। जैसे पहली लेयर है उसको फिजिकल लेयर कहा जाता है। ठीक है, दूसरी लेयर जो होती है उसको डाटा लिंक लेयर के नाम से जानते हैं। तीसरी लेयर तो मोस्ट आईएमपी, उसको नेटवर्क लेयर ही बोलते हैं। तीसरी और चौथी लेयर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो भी आपने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी जिससे आपका इंटरनेट चल रहा है ना, टीसीपी प्रोटोकॉल से, तो कोई पूछेगा कि वो कौन सी लेयर है, तो आप कहोगे कि भैया वो चौथी लेयर है, जिसको अपन ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ऐसे फर्स्ट से यानी फिजिकल लेयर से 7th नंबर पर जो आखिरी जो है वो अगर कहा जाए लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से हमारे पास जो है लेयर्स को क्लासिफाई किया जाता है। और सेंडर और रिसीवर, यानी जो मैं अभी कंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूं और कंप्यूटर मुझे दे रहा है, जो उस पूरी प्रक्रिया में ये लेयर काम करती है। शुरुआत की जो सबसे नीचे की लेयर होती है, जैसे फिजिकल लेयर हुआ, ठीक है, या डाटा लिंक लेयर हुआ, ये सब जो है वो हार्डवेयर लेयर है। ऊपर के जो सबसे ऊपर है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है 7वें नंबर की, जिसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, इसको अपन आम भाषा में बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। तो इतना तो मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कई बार जो है वो एग्जाम में देख चुका हूँ कि आपसे वो लेयर का नंबर पूछ लेगा। जैसे फिजिकल लेयर से जो है वो आपको एप्लीकेशन लेयर तक नंबर पूछ लेगा कि भैया जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है, यानी OSI, तो आप बोलोगे कि यार 4th नंबर की है या 5th नंबर की है। ऐसे आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एक हेल्दी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चलिए, अगला है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया? ठीक है, 2nd जनरेशन,
थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा होगा ना, जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हो या कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो वो बोलता है कि साहब इसमें फलाना प्रोसेसर, बिना प्रोसेसर के तो कोई चीज चलती ही नहीं है, ये अपने को याद रखना। यानी सब चीज की जो नब्ज है वो प्रोसेसर ही है, और हमें प्रोसेसर के बारे में जो है वो बेसिक जो है वो चीजें पता होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसमें कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर जब डेवलप हुए तो कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने उसको क्या करा कि कई सारी स्टेजेस में बांट दी। आइडियल केसेस में कंप्यूटर को हम अगर जनरेशन वाइज बात करें तो हम उसको 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। जो पहला जनरेशन होता था उसके कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े बड़े, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उतने बड़े बड़े होते थे, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का यानी निर्वात नलिकाओं का इस्तेमाल होता था। ये वैक्यूम ट्यूब, ये वैसी ही वैक्यूम ट्यूब थी जैसे पुराने जमाने की वो टीबी देखी ना, सीआरटी इस्तेमाल होता था, कैथोड रे ट्यूब। देख पहले टीबी कितने बड़े बड़े होते थे, उनमें सीआरटी यूज होता था। अब कितना वजन होता था, पुराने घर में टीबी उठा के देखो, उठती नहीं थी इतना वजन। तो ये शुरुआती कंप्यूटर थे, आकार में बहुत बड़े थे, एफिशिएंसी ना के बराबर थी। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब किसी दिन मैं सब खाली रहूंगा तो आपको समझाऊंगा वैक्यूम ट्यूब पूरी, कि उसमें कैसे जो है वो हीट से वो गर्म होती थी और चलता। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसको बोलने लगे ट्रांजिस्टर। जिनने साइंस पढ़ी होगी उनको मालूम होगा ट्रांजिस्टर के 3 पेपर होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। ये 3 चीजों पे ट्रांजिस्टर टिका होता है। और ये रेडियो में इतने ज्यादा यूज हुए कि रेडियो का नाम ही ट्रांजिस्टर पड़ गया दुनिया। तो फिर जब ट्रांजिस्टर आए दुनिया में तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन। यानी सेकंड जनरेशन में हमने कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल शुरू कर दिए, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर से इसका आकार छोटा हो गया। अब वैज्ञानिकों का तो हम इंसान हमेशा ये चाहता है कि यार आकार छोटी से छोटी चीज में अपना काम चल जाए। तो वैज्ञानिक इस पे भी काम करने लगे। तो उन्होंने क्या करा, हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सर्किट के ऊपर सेट करना शुरू किए। जैसे जैसे ये ट्रांजिस्टर ऐसा होता है, कोई पूछेगा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सर्किट लिया, उसके ऊपर ऐसे नंबर ऑफ कई सारे ट्रांजिस्टर्स फिट कर दिए। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को फिट किया तो एक शब्द आया आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आ गए आईसी। तो थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ये आज भी चल रहे हैं। जो घरों में वॉशिंग मशीन होती है, रिमोट होता है, टीवी, फ्रिज, इनमें बहुत सारे आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। इतना कॉमन है कि कोई चीज खराब होती है दुकान वाला सबसे पहले हमको यही मूर्ख बनाता है, कहता अरे इसकी आईसी खराब हो गई भाई साहब। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ नहीं, ट्रांजिस्टर्स को आपने क्या किया, एक बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ जो है वो फिट कर दिए, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। फिर इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट को, नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट को एक जगह फिट किया गया तो नाम पड़ गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये आ गया फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन थी 1968 में, जब इंटेल की स्थापना हुई। फिर इंटेल ने जब माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किए, तो मैंने जब बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था तो उस समय एक इंटेल 4004 जो है वो हमको पढ़ाया भी जाता था कॉलेज में उस समय। तो ये आ गया माइक्रो प्रोसेसर। और अब जो है वो नई तकनीक आ गई, आपको सबको मालूम है, उसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे तो देखा होगा, इतना सा सिस्टम आपके यहाँ चश्मे में लगा दिया या कहीं और लगा दिया, उससे आपका पूरा कंप्यूटर ही जो ऑपरेट हो रहा है। तो हम धीरे धीरे जो है वो एडवांस हो रहे हैं। तो इंसान हमेशा जो है वो अगर कहा जाए कि जब आगे बढ़ता है तो वो चीजों को कॉम्पैक्ट जो है वो अगर कहा जाए करने की कोशिश जो है करता है। और इसमें हमेशा याद रखिए, एक बहुत अच्छा एक लॉ था जिसको अपन बोलते हैं गॉर्डन मूर्स लॉ, या मूर्स लॉ भी याद रखिएगा। ये भी आपको बता दूं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं मूर्स लॉ। जिनको सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करना है, पीएससी का करना है, उसको मूर्स लॉ ये कहता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट हम किसी कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर हम किसी कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर 2 साल में वो ट्रांजिस्टर डबल हो जाएंगे। यानी आज अगर कंप्यूटर में 100 लगे हैं तो 2 साल के बाद उनकी संख्या जस्ट जो है वो 200 हो जाएगी, उसके बाद 400 हो जाएगी। इस प्रकार टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है तो आकार भी क्या होता जा रहा है, मूर्स लॉ के अनुसार उसका छोटा होता जा रहा है। तो इस तरह से 5 जनरेशन, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बाद हमने ट्रांजिस्टर बनाए, ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर, और अब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ये भी हमको जो है वो पता होना चाहिए।
अगला जो है वो है थर्मल डिजाइन पावर का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस और कंप्यूटर रैम। तो एग्जैक्टली क्या होता है, थर्मल डिजाइन पावर जैसे ही लगता है तो दिमाग क्या चलता है कि यार ये कहीं प्रिंटर से तो जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर हम समझते हैं। एक्चुअली ये सीधा कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस तरह से हीट को मैनेज कर रहा है, वो हीट को मैनेज करने की ही प्रक्रिया जो है वो कहलाती है थर्मल डिजाइन पावर। तो एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जिससे आपका माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर गर्म ठंडा, जो मतलब फैन तो चल रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब हम कोई उसमें प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेसर ऐसा देखो, कंप्यूटर के अंदर कीमत के बाकी किसी चीज की कीमत नहीं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जगह दो है, कहाँ यूज होंगे, एक होगा सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा, और एक जो है वो सीपीयू का ही छोटा भैया होता है, उसको अपन बोलते हैं जीपीयू, है ना। तो दो क्योंकि जीपीयू बहुत कम, ग्राफिक्स जो है वो प्रोसेसर यूनिट बहुत कम लोग समझते हैं। वो गेमिंग वाले सॉफ्टवेयर जो मतलब कंप्यूटर होते हैं उनमें ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट भी इस्तेमाल होती है, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इन दोनों में एज ए हीट सिंक, या अगर कहा जाए कि कैसा कितना जो है वो अगर कहा जाए मैक्सिमम वो हीट जनरेट करेगा, उस मैक्सिमम हीट जनरेट करने की टेक्नोलॉजी को जो है वो आम भाषा में कहा जाता है थर्मल डिजाइन पावर। तो ये एक याद रखिएगा कि थर्मल डिजाइन पावर का संबंध केवल दो चीजों से है, एक है सीपीयू, एक है जीपीयू। सीपीयू और जीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इन दो के साथ इसका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन जो है वो। तो अगला लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्तनी और व्याकरण, ठीक है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटि का पता लगाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही सरल है, सबको पता होता है। ठीक है, पहले तो मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर है F7। अब समझिए, केवल 12 फंक्शन की हैं हमारे पास, F1 से F12 तक। अगर हम धीरे धीरे करके उनको याद कर ले, और खासकर वो की तो याद कर ले जो रोज हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिक्चर देखते हो, तो जैसे आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कोई पिक्चर लगाई, तो आप पिक्चर देखने के दौरान चाहते हो कि नीचे और ऊपर जो बार चल रहे हैं वो ना दिखें, तो आप क्या करते हो, उसको फुल स्क्रीन करते हो। तो सपोज आपने फुल स्क्रीन कर दिया, अब कई बार आपको नीचे जो है वो वॉल्यूम का बटन देखना होता है या कोई अगली मूवी का देखना होता है, तो आपको फुल स्क्रीन को क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है। या तो आप पूरा जाकर करो, या आप एक बटन से कर दो। तो जैसे F11 दबा दें, तो F11 से वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा अपनी जो है अगर कहा जाए फुल स्क्रीन से। तो अगर हम धीरे धीरे करके इन 12 फंक्शंस की को याद कर लें, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करते हो तो ओपन और सेव विंडो आप F12 से खोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान के जाने, कंट्रोल प्लस ओपन से डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, शिफ्ट प्लस 12 से जो है वो डॉक्यूमेंट को जो है वो यूज कर सकते हो। तो ऐसे अगर हम F1, मतलब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, किसी दिन आप अपने कंप्यूटर पे करके देख लो, 10-12 बार F1 को उपयोग करके देखो, F2, F3, F4 ऐसे 12 की को उपयोग करके जब 2-4 बार देखोगे तो एग्जाम में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन है। अभी आप ऐसे समझिए, इस क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यानी जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको मेरे बताने से पहले पता था कि यार हाँ, अभी मुझे ग्रामर या स्पेलिंग चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर, तो वहां मैं F7 की दबाऊंगा तो उससे एक जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे मैं ग्रामर और स्पेलिंग को चेक कर सकता हूँ। अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था, ये एक बड़ा प्रश्न है कि भाई इतनी बेसिक चीज हमको क्यों नहीं पता। तो उसका कारण है कि हम उसको जो बेसिक चीजें उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो जैसे अगर अपन कहा जाए कि F1 का इस्तेमाल करते हैं ना अपन ओपन और हेल्प स्क्रीन के लिए, तो ऐसे ही F1, F2, F3 करके एक पूरी लिस्ट जो है वो बनाइए, प्लस बार बार जो है वो उपयोग करने की आदत डालिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल करोगे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में अधिकतम कितने रो और कॉलम जो है वो बनाए जा सकते हैं। आपको एक टेबल बनाना है, तो मिनिमम तो आप एक ही बना सकते हो, ठीक है, और अधिकतम जो है वो आप 63 बना सकते हो। अब ये टेबल क्या होती है, ये टेबल बनती है ऐसी। तो जब हम ये टेबल बनाते हैं तो इसमें हम बनाते हैं रो, ठीक है, और कॉलम। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वर्ड के ऊपर लिखने के लिए। जैसे अगर कहा जाए कि कहा कि भाई यहाँ पर आपसे कह दिया कि क्रमांक कर दिया, नाम कर दिया, ठीक है, और यहाँ राशि कर दी। तो इस फीचर के लिए आपको वर्ड पे क्या करना पड़ेगा, दो तरह से। एक, एक्सेल पे तो बना बनाया है, एक्सेल के तो आप चुन लिया आपने तो बना बनाया, वर्ड के ऊपर ऐसा नहीं।
तो वर्ड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रो और कॉलम जो है वो उपयोग कर सकते हो, और ऐसे एट ए टाइम कितने रो और कॉलम बना सकते हो, तो मैक्सिमम 63 तक आप रो और कॉलम का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। दो तरह से बनता है, एक तो जो है वो एक्सेल स्प्रेडशीट से बनता है, यानी एक तो अलग से अलग है, वर्ड की जरूरत नहीं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही है उसमें, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो जो एक्सेल है टेक्निकली उसका नाम ही है स्प्रेडशीट, ये एक्सेल में ही इस्तेमाल होता है। और दूसरा है वर्ड, जो वर्ड पे आप काम कर रहे हो, तो वर्ड पे काम करोगे तो मैक्सिमम 63 तक जो है वो अधिकतम जो है जा सकते हो, और मिनिमम तो एक ही पे जा पाओगे ना, जो है ऐसा तो नहीं कहोगे कि हम जीरो बनाएंगे, तो जीरो का तो कोई जो है वो परिभाषा ही नहीं होता। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बचकाने बेतुके आते हैं, जिनको उनके आंसर की जो है वो कोई जरूरत ही नहीं है, बट हम फिर भी दिमाग लगा रहे हैं कि यार मिनिमम कितनी बनेगी, या जो है वो कैसे इसको किया जाएगा। ये तो बस इतना याद रखना है, उसमें कुछ बड़ा मेहनत वाला काम जो है वो नहीं है। तो ये आप याद रख सकते हो, हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा, इसमें ये भी आप याद रखिएगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये टेबल बनाई है ना, ये सपोज टेबल आपने बनाई, अब ये जो टेबल होती है, जैसे आपने यहां से ये ऐसे लाइन खींचे, ठीक है, अब ये आपको जो लाइन दिख रही है, इसमें आपको जो टेबल दिख रही है, ये हो गया 6, और यहां पर आपने इसको कर दिया 3। हमेशा किस कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको टेक्निकली पढ़ा जाएगा 6/4। ये वाला हिस्सा पहले पढ़ना है अपने को, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा जो है वो अगर कहा, 4 नहीं सॉरी 3 है ना अपना यहाँ, तो अपने पास जो है वो अगर कहा जाए, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर अपन और बना लेंगे, 5 बना ले, यहाँ पर एक और 6 बना ले, ये 6 बना ले, तो 6/3 का करते हैं। तो ये बेसिक अगर कहा जाए कि ये अपन ने इसको यहाँ पर लिया, अब अपने पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। यहाँ पर कितना हो गया आपका, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसको पढ़ते हैं अपन 6/3। अगर यहाँ पर अपन एक और जोड़ लेते ऐसा, तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन, 6/4। यानी ये टेबल फॉर्मेट हमेशा कैसे पढ़े जाएंगे, ऐसे कैसे लिखते हो वर्ड के ऊपर, ऐसा जो है वो अगर कहा जाए ऊपर नीचे ऐसे बढ़ते जाओगे ना, तो ऐसे इसको 6 जो है वो अगर कहा जाए 4 कहा जाएगा, या 6/3 कहा जाएगा। तो इसमें जो कॉलम है ये कॉलम कहलाएंगे, ये यहाँ पर अगर कहा जाए, और दूसरा जो है वो है रो। तो कोई पूछेगा इसमें रो कितनी है यहाँ पर, कि जैसे अगर कोई पूछ लेता है कि भैया जो है रो जो है वो कितनी आ रही है इसके अंदर, तो ये रो, एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा इसको गलत बता गया मैं, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में ऐसे हो जाता है, इसको फिर से बनाओ, सॉरी है ना, उसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, मैं छोटा बना के बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वो एक गलती से गलत बता गया मैं यहाँ पर, जैसे अपन ने ये बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये जितना भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1 2 3, इस 3 हिस्से को अपन नाम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। यहां पर आपको इसमें समझ पड़ेगा लिखने में, एक कॉलम। तो अभी अपने पास कितने कॉलम हो गए, 1 2 3, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ये 3 कॉलम हो गए। अब इन 3 कॉलम को आपने जो है वो रो में कन्वर्ट कर दिया। अब रो कितनी ले ली आपने, अगर कहा जाए, 1 रो ले ली, 2 रो ले ली, 3 रो ले ली, और एक और इधर ले लेते हैं 4। यहां पर कितनी रो हो गई, 1 2 3 4, और एक ये 5, ये आपने जो है उसके अंदर जो है वो 5 ये वाले हिस्से ले लिए। तो इनको जो है वो अगर कहा जाए, ये तो हो गए आपके पास, मतलब बेसिक आपके पास कॉलम कितने हो गए, ऐसे ये कॉलम हो गए 3। अब रो कितनी हो गई आपके पास, रो हो गई 5, तो यहां पर अपन ने लिख दिया रो जो है वो हो गई आपके पास 5। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, ऐसे, मैं पिछले जस्ट इसके पहले 1 मिनट के लिए उल्टा बोल गया, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ते समय जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, कॉलम रो पढ़ा जाता, रो कॉलम नहीं पढ़ा जाता। तो आपके पास यहां पर रो और कॉलम, तो अपने पास ये हो गया 3/5 का, कि इसमें जो है वो हमारे पास जो बेसिक अगर कहा जाए, कॉलम की संख्या हो गई 3, 1 2 3, और रो की संख्या जो हो गई 5। तो ये आप याद रखिएगा, आज से बहुत कॉमन है। अब आप सोचिए कि मैं बनाता नहीं हूं, तो मेरी दिमाग में जो है वो इसमें गड़बड़ हो गई। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका तो जो है गलत होगा ही होगा ये क्वेश्चन। तो इसको आप याद रखिएगा, जैसे लिखा गया है आपसे कि 6/4 है, या 6/5 है, या 8/6 है, ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो आपसे सिंपल प्रश्न पूछेगा, इसमें रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या, वो पलट देगा।
रो की संख्या 6, कॉलम की संख्या 4, रो की संख्या 4, कॉलम की संख्या 6, ऐसे आपको उलझाएगा। तो हमेशा आप आज से जो मैंने बता दिया है कि जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे, ठीक है, जो ये जो लाइन चल रही ऐसे लिखते समय, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कहलाएगी कॉलम, यानी इसमें 6 कॉलम है, ठीक है। और उसके जो नीचे जब आप ऐसे चल रहे हो, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर आप चल रहे हो, तो इसको अपन आम भाषा में बोल रहे हैं रो। तो इसमें कितनी रो हो गई? जैसे इस वाले में 5 रो हो गई, किसी में 6 हो गई, किसी में 4 हो गई। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो ध्यान से याद रखिएगा और उसके पहले वाले को दिमाग मत लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फॉर्मेटिंग, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको कम से कम इमेज के और वीडियो के फॉर्मेट की एक लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमेज और वीडियो के फॉर्मेट की लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि वो पूछते ही है। तो सिंपल अगर हम कहा जाए कि वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर अगर कहा जाए जब हम वीडियो फॉर्मेट रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो 3-4 तरह के वीडियो फॉर्मेट हम बहुत ही ज्यादा जो है वो उपयोग में जो है वो ला रहे हैं, ठीक है। एक तो है वो MPEG 4, यानी जितने भी आपने जो है वो वीडियो देख रखे होंगे वो सब MPEG 4 में देख रखे होंगे। दूसरा जो है वो ABI, ये बहुत कॉमन अगर कहा जाए वीडियो फॉर्मेट होता है। तीसरा जो होता है 3GPP, ये बेसिक मूवी के वीडियो फॉर्मेट है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। RAW इमेज फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा RAW क्या वीडियो फॉर्मेट है, तो नहीं, इमेज फॉर्मेट है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप या तो MP4 देखते हो, देखो MP3 जो हो गया वो ऑडियो फॉर्मेट में हो गया, MP4 जो हो गया वो वीडियो, ये ऑडियो हो गया, ये वीडियो फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आप वीडियो मूवी देखते हो तो अगर कम रेजोल्यूशन वाले उस पे देखते हो, जैसे मतलब क्वालिटी के ऊपर, तो वो उसको अपन बोलते हैं ना यार 3GP पे रिकॉर्ड है ये मूवी यहाँ पर। या पहले जो है वो ज्यादातर मूवियाँ जो होती थी वो AVI फॉर्मेट में, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के अंदर जो है वो होती थी। तो ऐसे आप एक छोटा सा, ये कुछ तो मैंने ही बता दिया ना, MP4, MP3, 3GPP, AVI, ये सब आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वीडियो के फॉर्मेट है। जबकि इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आप ध्यान से उसको देखोगे तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप जो इमेज फॉर्मेट, कितने तरह के जो है वो इमेज फॉर्मेट का जो है वो उपयोग करते हो। तो मैंने उसमें JPEG के बारे में बताया था, PNG के बारे में बताया था, BMP के बारे में बताया था। वो सब आम भाषा में इमेज फॉर्मेट है। कोई भी इमेज बनाई जाती है ना तो रॉ इमेज फाइल के रूप में ही बनाई जाती है। तो ठीक है, RAW रॉ इमेज फाइल के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मेट है। इतने आज क्वेश्चंस मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन को, वो जो अभी इसके ऊपर वाला है उसमें कंफ्यूज मत होना, शुरू में जो लिखा था उसको गलत मानना, बाद वाले को सही मानना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पूरा विश्वास है कि आपको जो बताने की कोशिश की जा रही है, एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की जा रही है, दो तरह से देखो मैं आप तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कि आप अपने पास क्या रिकॉर्ड में रखोगे, आसपास से क्या चीज ढूंढोगे। जैसे F1 से F12 तक की आपने ढूंढ ली यहाँ पर। अभी जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन बताया था, रेस्टर और वेक्टर जो है वो अगर कहा जाए इमेज, तो देखो क्या जूम कर रहे हैं, हाँ यार ये पिक्सल फोटो फट रही है, यानी ये कुछ फॉर्मेट में होगी। यार ये फोटो नहीं फट रही है, या इस तरह का जो है वो ब्लर नहीं हो रही, तो ये किस फॉर्मेट में होगी। इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हो, खुद भी क्वेश्चंस को जो है वो तैयार कर सकते हो, मेरी जरूरत उसमें नहीं, आसानी से। तो ऐसे अगर अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो उन्हीं से हमारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो तैयार जो है वो हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत सबको धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत रिक्वेस्ट है आपका कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से आपको जो है वो समय समय पर जो है वो हेल्दी वीडियो देने की कोशिश करेंगे, जिससे एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो खराब ना हो। धन्यवाद आप सभी को।